ये वर्क परमिट लगा के जा सकता है। अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ऑलरेडी कनाडा में है तो आप थोड़ी देर के बाद वो वीज़ा अप्लाई करके आप अपना वीज़ा लगा के जा सकते हो। उनके गैप केस होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैम गैप बहुत ज़्यादा है तो हमारा वीज़ा नहीं लग सकता, हमें ये गाइडेंस दी जाती है। बट हमारा जो लास्ट हमने बेंचमार्क सेट किया वो 22 साल का गैप था, तो वो हमने केस किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही हमने उसका वीज़ा निकाल दिया। प्लीज स्पाउस ओपन वर्क परमिट में डील करते हैं, स्टडी वीज़ा में डील करते हैं और विजिटर वीज़ा में डील करते हैं। ये तीनों ही कैटेगरीज हैं एंड फॉर ऑल द कंट्रीज, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस कोई भी है, तो स्टडी वीज़ा हम सभी में डील करते हैं। सेम फॉर विजिटर वीज़ा एंड स्पाउस ओपन वर्क परमिट दैट इज स्पेसिफिक फॉर कनाडा। मतलब काफ़ी क्लाइंट्स हमारे को ये भी आके बोलते हैं कि मैम हमारी रिसेंट मैरिज है, क्या वो एक इशू है? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी शादी पुरानी है, आपकी शादी नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 28 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ। अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो आप आगे केस कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपको सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आपका कोर्स क्या था। मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और अगर आपका कोर्स गलत है तो भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, आपका वीज़ा ना लगे। रिफ्यूजल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसेंटली सेंटर किया है 8 रिफ्यूजल आफ्टर 12th और हमने 9 टाइम हमने उसका केस किया है। पता चलता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने लास्ट, जब हमारे पास रिफ्यूज़ल केसेस आते हैं कि लास्ट आप कौन से कॉलेज में गए थे, हमें पता ही नहीं है। आपने कहाँ से कैसे अप्लाई किया था, हमें कुछ नहीं पता। बच्चे के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सेकंड केस है रिफ्यूज़ल केसेस, तो 8 या 7-8 बार रिफ्यूज़ होकर भी जब बच्चे अपनी फ़ाइल फिर से लगाते हैं तो उन्हें अपनी SOP में अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। केसेस में आप 100% गारंटी तो नहीं दे सकते किसी भी केस में कि आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा। दैट विल बी फेक, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। 100% एश्योरेंस नहीं दी जा सकती, बट ऑफ कोर्स हम 200% ट्राई कर सकते हैं कि आपका वीज़ा निकले। तो अगर आपका कोई स्टडी वीज़ा वगैरह है, कोई केस है, अगर आप हमारे पास आते हैं तो वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग इनिशियली। तो आप वो भी एक एश्योरेंस है कि हम अगर कुछ ले नहीं रहे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर डूइंग द केस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। आप एक बार बाकी आप रिव्यूज़ चेक करके आओगे तो आई गेस आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहे। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਡੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਆਲ ਦ ਟੀਮ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰਸ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। थैंक यू ਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखिए, स्पाउस वर्क परमिट अगर हम स्पेसिफिकली कनाडा के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ अ वर्क परमिट जो स्पाउस को मिलता है, चाहे वो हस्बैंड है या चाहे वो वाइफ है। बट इट इज़ फॉर दो, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी कनाडा में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ये वर्क परमिट लगा के जा सकता है। अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ऑलरेडी कनाडा में है तो आप थोड़ी देर के बाद वो वीज़ा अप्लाई करके आप अपना वीज़ा लगा के जा सकते हो। जो कि आप अगर आपके हस्बैंड या वाइफ वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आप तो भी कर सकते हो अप्लाई। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ वहाँ पे वर्क परमिट पे आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन कुछ 10 से 20 दिन का होता है और उसके बाद आपका 25 से 30 दिन के अंदर अंदर जैसे आपका वीज़ा अप्रॉक्सीमेटली जल्दी आ जाता है। आजकल रिजल्ट थोड़ा फास्ट है तो वीज़ा आपका टाइमली आ जाता है। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ऑफर करते हो, कैटेगरीज की है इस संबंधी? देखिए, हम बेसिकली स्पाउस ओपन वर्क परमिट में डील करते हैं, स्टडी वीज़ा में डील करते हैं और विजिटर वीज़ा में डील करते हैं। ये तीनों ही कैटेगरीज हैं एंड फॉर ऑल द कंट्रीज़, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस कोई भी है, तो स्टडी वीज़ा हम सभी में डील करते हैं। सेम फॉर विजिटर वीज़ा एंड स्पाउस ओपन वर्क परमिट दैट इज स्पेसिफिक फॉर कनाडा।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ पैंदा है। अगर मैं गल करा स्पाउस वर्क परमिट दी, देखिए स्पाउस वर्क परमिट में हमें मेन प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि जर्नली क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट कनाडा गया हुआ है, जैसे लड़का गया या लड़की गई हुई है, मेनली अगर वो कनाडा गई हुई है तो काफ़ी लोगों ने पैकेजेस किए होते हैं। पैकेजेस में क्या होता है कि उनके जो होते हैं प्राइवेट कॉलेज में वो चले जाते हैं। तो मेन दिक्कत ये है कि अगर स्पाउस प्राइवेट कॉलेज में गया है तो यहाँ पे जो उसका दूसरा स्पाउस है उसको वीज़ा मिलना मुश्किल है, उसको ये वर्क परमिट नहीं मिलता। इसकी यही कंडीशन है कि वहाँ पे जो आपका स्पाउस है, चाहे वो लड़का है या चाहे वो लड़की है, वो वहाँ पे या तो स्टडी वीज़ा पे अगर है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए या फिर वो वर्क परमिट पे होना चाहिए, और तभी वो यहाँ वाला जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। तो मेन तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ कभी कभार हमने देखा है कि हमें मेनली फ़ंड्स पे भी आती है कि रीसेंट फ़ंड्स दिखाए होते हैं। आप रीसेंट फ़ंड्स भी दिखा दे सकते हो लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर आपने फ़ंड्स एक दिन पहले डलवाए हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है वो कहाँ से आए कैसे हुआ, तो देन हमने देखा जर्नली प्रॉब्लम आती है। लोग बोलते हैं, मतलब काफ़ी क्लाइंट्स हमको ये भी आके बोलते हैं कि मैम हमारी रीसेंट मैरिज है, क्या वो एक इशू है? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी शादी पुरानी है, आपकी शादी नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। सो मैम स्टडी वीज़ा इज़ वेरी कॉमन। सारे बच्चों की मैं गल करा तो सब लोग बाहर जाना चाहते हैं। सो अगर स्टडी वीज़ा की जो भी गल आती है तो एक रिफ्यूज़ल जो वर्ड है ना, इट इज़ वेरी कॉमन। बच्चों के रिफ्यूज़ल्स बहुत आते हैं, तो रिफ्यूज़ल ना आन ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ है? देखिए रिफ्यूज़ल के लिए तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वैसे नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपकी फ़ाइल बहुत वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अगर आपने अपनी फ़ाइल को वेल एक्सप्लेन किया तो आपका वीज़ा आ जाता है, चाहे आपके कितने भी रिफ्यूज़ल्स हैं। अगर आपके 2 रिफ्यूज़ल हैं, 4 रिफ्यूज़ल है, 6 रिफ्यूज़ल हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं आ सकता। तो पहले तो रिफ्यूज़ल से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि अब तो हम जा ही नहीं सकते। बिल्कुल। अगर आप कनाडा की बात करें स्पेसिफिकली इसमें कि कनाडा में अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो आप आगे केस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आपका कोर्स क्या था। मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और अगर आपका कोर्स गलत है तो भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, आपका वीज़ा ना लगे। तो कोर्स की हमें बहुत बच्चों में दिक्कत आती है, या फिर किसी का एकेडमिक स्कोर बहुत लो होता है, तो अगर आपके मार्क्स 50 से कम है तो वो केस उतना सिंपल नहीं होता जितना बाकी केसेस सिंपल होते हैं। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 36 मार्क्स हैं, बच्चों के जर्नली मैथ में बहुत कम नंबर होते हैं, 36 या 40 या 42 मार्क्स होते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक अलग तरीके से हमें फ़ाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उनका भी केस वैसा ही रहेगा जैसे 90% वालों का रहेगा। ज़्यादातर जिनके मार्क्स कम होते हैं उन्हीं को रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है, या उनका तभी रिफ्यूज़ल ज़्यादा आती हैं। तो वो चीज़ है। फ़ंड्स को आप कह सकते हो। काफ़ी बच्चे ये भी बोलते हैं कि वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में मेनली दिक्कत ये आती है कि जब बच्चा कनाडा पहुँचता है तो उसके पास वर्क परमिट नहीं होता, वो काम नहीं कर पाता, तो वहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आती है। देन फिर बच्चे कांटेक्ट करते हैं कि मैम यहाँ पे हमारे को काम नहीं मिल रहा, तो क्या हम किसी और कॉलेज में शिफ्ट करें, लेकिन तब तक वो जो अपनी फ़ीस भर चुका होता है उसको नुकसान हो जाता है। सो मैम स्टडी वीज़ा की जी खासियत हैगी है, वो बच्चे चले तो जाते बट ना फाइनल नहीं कर पाते कि उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लैनी या फिर यूनिवर्सिटी दे विच। तां अगर मैं वीज़ा विनर्स की गल करा, सो तुसी की रेकमेंड करते हो स्टूडेंट्स नूं दैट दे शुड ऑप्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। इट डजंट मैटर कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या आप कॉलेज में जा रहे हो, दोनों ही ठीक है अपने लेवल पे, क्योंकि कनाडा के कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं, हाई एंड कॉलेजेस हैं। आप अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। वी पर्सनली यहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं, हम प्राइवेट कॉलेज को रिकमेंड नहीं करते, हम बच्चों को सजेस्ट नहीं करते। काफ़ी बच्चे जाते भी हैं प्राइवेट कॉलेज क्योंकि उनको लगता है शायद उनका केस वीक है और शायद उनका गवर्नमेंट कॉलेज में वीज़ा नहीं लग सकता, बट ऐसा नहीं है। तो हम ही सजेशन देते हैं कि हम प्राइवेट कॉलेज नहीं करेंगे। हम बच्चे बाहर से वीज़ा लगा लेते हैं प्राइवेट कॉलेज का, बट दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। डरने की, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। आजकल तो वैसे ही फेसबुक, यूट्यूब पे सब कुछ आ जाता है, बच्चे के कुछ भी चेक कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। तो अगर आप थोड़ा सा बच्चे अपने केस को स्टडी करके अपने केस के बारे में देख के जाएंगे तो उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो जर्नली आती हैं।
ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स आए सी बट उस तो बाद भी वीज़ा विनर ने उन्होंने वीज़ा लगवाया? हमारा अभी लास्ट वीक का ही केस है। तो देयर इज़ अ क्लाइंट, यश नाम है उसका। अभी उसका पासपोर्ट स्टैम्प होने ही गया है। सो उसके 8 रिफ्यूज़ल थे, 7 रिफ्यूज़ल्स उसके कनाडा से थे और 1 रिफ्यूज़ल उसका यूएस का था। बहुत अच्छे मार्क्स थे उसके, 80% मार्क्स थे उसके 12th में। आइल्स का स्कोर भी उसका अच्छा था, बट अब उसका वीज़ा नहीं लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ऐसे करते करते उसने फिर हार मान ली। फिर उसने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया, वो भी उसका नहीं लगा। देन हिज फ्रेंड रिकमेंडेड हिम कि वो हमारे पास आए, उसका भी हमसे ही वीज़ा लगा था। वो आया एंड विद इन 6 डेज़ उसका वीज़ा आ गया। तो मतलब ऐसा नहीं कि उसको बहुत टाइम लगा, बट ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आपकी फ़ाइल कैसी है, कैसे प्रिपेयर हो रही है, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट जर्नली हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जिनके रिफ्यूज़ल्स पहले से होते हैं, और मुझे लगता है कि रिफ्यूज़ल इज़ नॉट दैट टफ टास्क कि उसके बाद आपका वीज़ा नहीं लग सकता, क्योंकि हमारे तो बहुत बच्चों के वीज़ाज लगते हैं रिफ्यूज़ल के बाद। तो एक केस वो था। देन हमारे पास ओपन वर्क परमिट में अभी एक केस है जिनका भी रिसेंटली वीज़ा लगा है। मैं आपको रिसेंट केसेस से बताऊंगी। उसके 5 रिफ्यूज़ल थे, उसकी वाइफ कनाडा में थी, उसके 5 रिफ्यूज़ल थे, और उसका वीज़ा फिर उसने हमसे अप्लाई किया एंड ही गॉट हिज वीज़ा थ्रू। सो जर्नली प्रॉब्लम वही मैंने जो आपको बोला, फंड्स को लेके आ जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज को लेके आ जाती है, स्टडी वीज़ा में कोर्सेज को लेके आ जाती है, आइल्स को लेके भी कभी कभी आ जाती है, क्योंकि बच्चे का स्कोर अगर कम है तो आपको थोड़ी सी केस में देखो प्रॉब्लम तो आएगी। सो हम सजेस्ट करते हैं कि आपके 6 इन ऑल मॉड्यूल्स हों, तभी आप केस लगाएं। और पीटी में भी आपका स्कोर थोड़ा बेटर हो। ऐसा नहीं है कि आपके 51, 52 हैं और आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करो, थोड़ा सा बेटर स्कोर हो, आपका 55 प्लस या 60 के अराउंड हो, तो आपका केस निकलना थोड़ा ईजी है। सो अगर मैं अजकल की जनरेशन की गल करा ना तो इट इज़ वेरी कॉमन, बाहर सब नूं बाहर जाना है पंजाब छड्ड के, नोबडी इज़ इंटरस्टिड टू लिव हेयर। सो किहड़ी किहड़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तुसीं स्टूडेंट्स नूं या व्यूअर्स नूं देना चाहोगे जो बाहर जाना चाहते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सजेशन यही है कि बच्चों को जिस भी वो कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं उनमें बच्चों की ईमेल आईडी अपनी होनी चाहिए, ताकि कॉलेज अगर कोई भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है, कॉलेज अगर कुछ भी चीज़ अपडेट कर रहा है तो बच्चे को डायरेक्टली पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं, मुझे काफ़ी पता चलता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने लास्ट, जब हमारे पास रिफ्यूज़ल केसेस आते हैं कि लास्ट आप कौन से कॉलेज में गए थे, हमें पता ही नहीं है, आपने कहाँ कैसे अप्लाई किया था, हमें कुछ नहीं पता। बच्चे के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फर्स्टली आपकी ईमेल आईडी अपनी हो और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पे ही आ रही हो तो ज़्यादा बेटर है। कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कौन सा कोर्स है, उस कोर्स के थोड़े से कंटेंट्स पढ़ लो, बिकॉज आजकल दिल्ली इमिग्रेशन में भी वेरिफिकेशन तो है, वो चेक करते हैं, दे आस्क यू क्वेश्चन, और अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम वहाँ पे भी आ सकती है। उसके बाद आपके फ़ंड्स के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आपने जो फ़ंड्स दिखाए हैं अगर आपने स्टडी वीज़ा में, तो किसके फ़ंड्स थे, ITR किसकी लगाई थी, आपको अपनी फ़ाइल के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। GIC आप भर रहे हो, आपको पता होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बच्चों के पास GIC सर्टिफिकेट्स ही नहीं होते और उन्होंने GIC भरे होते हैं। सो हमारे को वो पुरानी डिटेल भी सारी की सारी चाहिए होती है केसेस में। और जो बच्चे रिसेंटली जा रहे हैं उनके पास तो ये सारा एक पैकेट होना चाहिए दिल्ली एयरपोर्ट पे जाने से पहले, ताकि वो वहाँ पे इमिग्रेशन को दिखा सके और वहाँ से आराम से आगे निकल सके। सो आखिरी सवाल पूछूंगी। आई एम श्योर जिन्ने भी हले तक तुसी कैटेगरीज दसियां, जो टिप्स एंड ट्रिक्स दसियां, आई एम श्योर जिन्ने भी व्यूअर सारें दी हैल्प हुई होगी। आखिरी सवाल इस कि जो भी वीज़ा लगता है ना, एक जेन्युइन चीज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी है हर एक बंदे दे लई। सो वीज़ा विनर्स किद्दां अश्योर करदा है कि तुसी जेन्युइन हो एंड किद्दां एक अश्योरेंस दिंदा है व्यूअर नूं या जिहड़ा तुहाडा क्लाइंट हैगा कि तुहाडा वीज़ा जेन्युइन एंड लगेगा ही लगेगा? देखिए, केसेस में आप 100% गारंटी तो नहीं दे सकते किसी भी केस में कि आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा, दैट विल बी फेक, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। 100% एश्योरेंस नहीं दी जा सकती, बट ऑफ कोर्स हम 200% ट्राई कर सकते हैं कि आपका वीज़ा निकले, बिकॉज अल्टीमेटली हमें भी तभी बेनिफिट है अगर आपका वीज़ा लगेगा, और आप भी हमें तभी रिकमेंडेशन देंगे, आपके रेफरेंसेस तभी आएंगे जब आपका किसी का वीज़ा हमसे लगा होगा। तो ये एश्योरेंस हम दे सकते हैं। अगर आपने हमारे पास आना है तो आप हमारे फेसबुक पे रिव्यूज़, फेसबुक पेज देख सकते हो, इंस्टाग्राम पेज देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, हमारे गूगल रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या पता आपके फेसबुक पेज पे, जो हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आपकी कोई जान पहचान का ही हो जिसका वीज़ा लगाओ। तो दिस इज़ द एश्योरेंस वी कैन गिव एंड वी डू नॉट हैव एनी फीस फ्रॉम द क्लाइंट। तो अगर आपका कोई स्टडी वीज़ा वगैरह है, कोई केस है, अगर आप हमारे पास आते हैं तो वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग इनिशियली। तो आप वो भी एक एश्योरेंस है कि हम अगर कुछ ले नहीं रहे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर डूइंग द केस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। आप एक बार बाकी आप रिव्यूज़ चेक करके आओगे तो आई गेस आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬੜਾ ਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਪੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਈਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਨਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ਬਨਮ। ਹੈਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ केसेस हैं ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? वैसे तो नॉर्मल केसेस भी हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर रिफ्यूज़ल और गैप केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ गैप और रिफ्यूज़ल केसेस में। तो लेट्स सपोज़ कि हमारे पास यहाँ 22 इयर्स गैप वाले का भी वीज़ा आया है और उनके जब ऐसे केसेस आते हैं, गैप केसेस आते हैं, तो उसमें स्टूडेंट को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। उनको अपने फॉर्म्स और अपनी SOP पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे, क्योंकि आपको ये इतने गैप के बाद आपको एम्बेसी को कन्विंस करना पड़ता है कि आप इस टाइम पे आप कनाडा क्यों जा रहे हो, राइट? आप अभी क्यों स्टडी करना चाहते हो इतने टाइम के बाद? तो आपको अपनी SOP में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है कि एम्बेसी को लगे कि आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको कुछ पॉइंटर्स ऐसे हाईलाइट करने पड़ते हैं अपनी SOP में जिससे वो कन्विंस हो सके एम्बेसी कि आप जेन्युइन स्टूडेंट है, आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं। और सेकेंड केस है रिफ्यूज़ल केसेस। तो 8 या 7-8 बार रिफ्यूज़ होकर भी जब बच्चे अपनी फ़ाइल फिर से लगाते हैं तो उन्हें अपनी SOP में अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसमें कि आपकी प्रीवियस फाइल्स हैं तो उस पर थोड़ा देखना पड़ता है कि आप इस कोर्स में क्यों जा रहे हैं, या अपनी पॉइंट जैसे डालने पड़ते हैं कि क्यों कन्विंस करना है बेसिकली एम्बेसी को कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है और आप बाहर पढ़ना चाहते हैं अपनी फ्यूचर के लिए और अपनी स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स करने के लिए। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹਿਕਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਓਕੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ? ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 28 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ। ਐਂਡ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀਗੀ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਫਾਈਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੀਕਸ਼ਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ? ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੀ ਇੱਕ ट्रांसपेरेंसी रखते हैं स्टूडेंट्स नाल या नहीं? वीज़ा विनर की बेस्ट चीज़ ही यही है कि हम जो बच्चे के साथ है ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। जो भी हम फाइल लगाते हैं वो सब कुछ बच्चे को पता रहता है कि उनकी फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लगा रहे हैं, जो उन्होंने प्रोवाइड करे हैं, और जो भी हम मेन फॉर्म फैमिली इन्फॉर्मेशन या SOP बनती है तो हम बच्चे को चेक करने के लिए भेजते हैं। तो जब भी वो बच्चे वहाँ से ओके करके भेजते हैं देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो वो हमारी ट्रांसपेरेंसी रहती है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो पुराने एजेंट्स होते हैं, जो बच्चे 7-8 बाद बच्चे रिफ्यूज़ होके आते हैं तो उनको पता नहीं होता उनकी फाइल्स में क्या गया। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने मेन फॉर्म्स प्रोवाइड करो पुराने या SOP प्रोवाइड करो, तो उनको पता नहीं होता क्योंकि वो कहते हैं कि हमें हमारे एजेंट्स ने बताया नहीं कुछ भी। तो मोस्टली हमारा मेन जो वही रहता है कि हम बच्चे के बीच में और हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि बच्चे को हम पे ट्रस्ट बना रहे, तो उससे हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है मेनली। सो वीज़ा विनर कंसलटेंट ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੈਨੇਡਾ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਓਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸੋ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ ਓਕੇ ਐਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਖਿਲ ਡਾਫਰਾ। ਓਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਐਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆਲ ਦ ਟੀਮ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰਸ ਓਕੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਓਕੇ ਸੋ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀ 12th ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਟੈਂਪਟਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਅਟੈਂਪਟਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਓਕੇ ਫਸਟ ਸ਼ਾਟ ਗੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਵਰਕ ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵਾਨੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ हेलो हाउ आर यू ਫਾਈਨ ਫਾਈਨ ਆਪ ਸੁਣਾਈਏ ऑल गुड ਸੋ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ओके सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी स्पाउस केसेस होते हैं हर केस डिफरेंट होता है। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन किसी और क्लाइंट के साथ मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि हर केस का अलग होता है। किसी की मैरिज जल्दी हुई होती है, किसी की बाद में हुई होती है, किसी के फंड्स कैसे हैं, किसी के लेटेस्ट फंड्स हैं, पुराने फंड्स हैं, रिफ्यूज़ल्स हैं, कॉलेज किस तरह के हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें केस एनालाइज करके ही उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्यूमेंटेशंस देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही फिर फाइल वगैरह रेडी होती है। ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੋਂ ਹੈਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। थैंक यू। ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂट्स ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ नहीं हैगी स्टूडेंट्स ਨੂੰ बेसिकली बच्चे जो हैं हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं बेसिकली उनके गैप केस होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैम गैप बहुत ज़्यादा है तो हमारा वीज़ा नहीं लग सकता, हमें ये गाइडेंस दी जाती है। बट हमारा जो लास्ट हमने बेंचमार्क सेट किया वो 22 साल का गैप था तो वो हमने केस किया है और फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही हमने उसका वीज़ा निकाल दिया। और सेकेंडली रिफ्यूज़ल्स होते हैं कि मैम एक रिफ्यूज़ल आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, मैम अब हमें लगता है हमारा केस नहीं हो सकता, हमें कहीं और भेज दीजिए। बट ऐसा नहीं है, रिफ्यूज़ल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पॉसिबिलिटी है तो हम उनका केस ज़रूर निकालते हैं। और इसमें भी हमने एक बेंचमार्क रिसेंटली सेट किया है 8 रिफ्यूज़ल आफ्टर 12th और हमने 9 टाइम हमने उसका केस किया है। तो ये सब चीज़ें हैं। और कई बच्चों की होती है लो परसेंटेज, तो लो परसेंटेज बच्चे की होती है आफ्टर +2 होते हैं 59 होते हैं 61 होते हैं तो बच्चे बोलते हैं मैम लो परसेंटेज है, वो अपनी फील्ड में चले जाते हैं तब भी उनका रिफ्यूज़ल होता है। तो वो भी हम केस को एनालाइज करके फिर हम ऐसा केस करते हैं कि उसका वीज़ा निकल जाए, फर्स्ट टाइम पे नहीं तो सेकंड टाइम में ज़रूर निकल जाए, हमारी ये कोशिश रहती है। और मोस्टली बच्चे हमारे पास आते भी ऐसे हैं रिफ्यूज़ल एंड गैप केसेस। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।